हाय। इस वीडियो में हम सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को समझेंगे। अब ये जो दोनों सेक्शंस हैं, सबसे पहले जो सेक्शन 25 है वो चैप्टर 2 के अंदर सबसे आखिरी सेक्शन है, जो हमें छोटी सी बात बताता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन 25 बोलता है ये जो सारे सेक्शंस है, सेक्शन 9 से लेकर 24 जो कि स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में बताते हैं, वो सारे जो रिलीफ जो हम ले सकते हैं कोर्ट से जाके, वो अवार्ड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। तो आप अपने बेयर एक्ट को खोल लीजिए, हम उसमें से रीड करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। सेक्शन 25 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ प्रीसीडिंग सेक्शंस। ये भी जो भी हमने अभी तक प्रीसीडिंग सेक्शंस पढ़े आप पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। हमने सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 24 तक कंप्लीट कर रखे हैं। तो जो इनकी जो प्रीसीडिंग सेक्शंस है, इनकी एप्लीकेशन जो है किसके ऊपर बता रखी है? सर्टेन अवार्ड्स के ऊपर। अवार्ड्स मतलब जो भी आर्बिट्रेशन के अंदर अवार्ड्स मिले हैं। एंड टेस्टिमेंट्री डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट्स, या फिर कोई भी टेस्टिमेंट्री डायरेक्शंस है किसी सेटलमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इनके ऊपर भी ये जो प्रीसीडिंग सेक्शंस जो भी हमने पढ़े 9 to 24, ये भी एप्लीकेबल होंगे। अब क्या बोलते हैं? द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एज टू कॉन्ट्रैक्ट शैल अप्लाई टू अवार्ड्स, की जो भी प्रोविजंस है इस चैप्टर के वो अवार्ड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। विच द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डज नॉट अप्लाई, जिसके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा। एंड डायरेक्शन इन अ विल और कॉडिसिल, की कोई भी डायरेक्शन जो कि विल या फिर कॉडिसिल के अंदर दी गई होगी। विल और कॉडिसिल एक ही तरीके की होती है। विल के पीछे जो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनको कॉडिसिल बोलते हैं। टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सेटलमेंट, ये कोई भी पर्टिकुलर सेटलमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई भी डायरेक्शन दी गई होगी विल या कॉडिसिल के ऊपर, तो उसके ऊपर भी जो भी प्रीसीडिंग सेक्शंस अभी हमने पढ़े थे वो सारे एप्लीकेबल होंगे। इतनी सी बात सेक्शन 25 के अंदर बोली गई। अब हम आते हैं सेक्शन 26 के ऊपर। सेक्शन 26 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 26 हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताता है। अब यहाँ पे अभी हम वर्ड रेक्टिफिकेशन सीख रहे हैं। अभी आगे एक वर्ड आएगा रिसीशन, फिर आएगा कैंसिलेशन। अब तीनों टर्म्स में क्या फर्क होता है ये हम उस वीडियो में भी देख लेंगे, अभी भी समझ लेते हैं। रेक्टिफिकेशन का मीन्स होता है कि हम किसी भी चीज के अंदर करेक्शन कर रहे हैं या फिर कोई भी चेंज लेके आ रहे हैं, उसको हम रेक्टिफिकेशन करना बोल देते हैं। वहीं रिसीशन का मतलब या कैंसिलेशन का मतलब होता है, रिसीशन और कैंसिलेशन में क्या डिफरेंस होता है? रिसीशन का मतलब यही होता है हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को या किसी एग्रीमेंट को जब हम टर्मिनेट करते हैं या फिर एन्यूलमेंट करते हैं, उसी खत्म करते हैं उसको हम रिसीशन बोलते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली किसके अंदर होता है? कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर, चाहे वो ऑरली हो रखा हो चाहे वो रिटर्न के अंदर हो रखा हो। लेकिन जो कैंसिलेशन होता है वो किसी इंस्ट्रूमेंट का होता है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा? जो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे कोई भी राइट्स या लायबिलिटी क्रिएट हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर कैंसिलेशन होता है। और कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर रिसीशन होता है। और रेक्टिफिकेशन जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं? चेंज लेके आते हैं या फिर करेक्शन करते हैं। जो उसके अंदर रियलिटी में चीज होनी चाहिए थी वो चीज नहीं है, उसके सिवाय कोई और चीज आ गई, तो हमें जो सही चीज है उस चीज को उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर लेके आना है। इसी को हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। अब इस सेक्शन के अंदर क्या बोला गया है कि कब किसी इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो इसकी पहली लाइन में बहुत मेन वर्ड्स आ जाते हैं इस सेक्शन के, जो क्या बोलते हैं? व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक, दोनों मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या क्या? जब कोई भी फ्रॉड या फिर म्यूचुअल मिस्टेक से। फ्रॉड मतलब कि किसी भी व्यक्ति ने, जो पार्टी है उसके अंदर, उसने इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंट किया किसी फैक्ट को, जिसके कारण से दूसरी पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ। तो या तो ये चीज हो या फिर म्यूचुअल मिस्टेक हो, दोनों जो पार्टीज है उनकी मिस्टेक हो, दोनों पार्टीज ने किसी चीज को गलत समझ लिया हो, तो म्यूचुअल मिस्टेक होनी चाहिए। ऑफ द पार्टीज अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, कोई भी दोनों चीज हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि राइटिंग के अंदर है। नॉट बीइंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी टू विच कंपनीज एक्ट अप्लाइज, लेकिन वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई हो रहा है। डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन, तो वो इंस्ट्रूमेंट या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपनी रियल इंटेंशन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। अब देखिए अभी बताता है देन कौन कर सकता है ये रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई। उससे पहले मैं आपको एक केस बताऊं जिससे हमें पता चलता है कि फ्रॉड या फिर जो मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या फिर म्यूचुअल मिस्टेक जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे केस है, केस का नाम है
जोसेफ जॉन पीटर सैंडी वर्सेस वेरोनिका थॉमस राजकुमार एंड अनदर 2013 का केस है। इसके अंदर क्या था कि इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द अपीलेंट्स आर द सन एंड डॉटर ऑफ द लेट बीपी सैंडी, की जो भी अपीलेंट थे वो कौन थे, बेटा और बेटी थे बीपी सैंडी के। अब ही ट्रांसफर हिज 2 हाउसेज इन फेवर ऑफ हिज यंगेस्ट सन एंड डॉटर। अब ये जो बीपी पांडे थे, लेट बीपी पांडे, इन्होंने क्या किया था, अपनी जो हाउसेज थे वो अपने यंगेस्ट सन और डॉटर के नाम पे ट्रांसफर किए थे। बट द हाउस विच वॉज गिवन टू हिज डॉटर, जो हाउस उसने अपनी डॉटर को दिया था वो किसको देना था, वो अपने सन को देना था, और जो सा सन को दिया था वो अपनी डॉटर को देना था। और टू हैव बीन गिवन टू हिज सन एंड द हाउस विच वॉज गिवन टू हर सन और टू हैव बीन गिवन टू हिज डॉटर। तो ये दोनों के अंदर गलत उन्होंने दे दिया कि जोन सा उसको मिलना था वो उसको दे दिया और जोन सा उसको मिलना था वो उसको दे दिया। At the end, the court held that it is applicable only where it is pleaded and proved that through fraud or mutual mistake of the parties and consider that appeals are devoid of any merit। तो इसके अंदर ये बोला गया कि इसके अंदर कोई भी म्यूचुअल मिस्टेक या फिर कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप सेक्शन 26 के अंदर आके जो आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया था या जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया था उसको आप रेक्टिफाई नहीं करा सकते। तो इसलिए यही दो चीजें जब होंगी, जब फ्रॉड या फिर म्यूचुअल मिस्टेक होगी, तभी आप सेक्शन 26 को यूज करके रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं। और इसके अंदर कोर्ट ये भी देखेगा कि जो पार्टीज है उनकी रियल इंटेंशन क्या है, रियलिटी में उनकी इंटेंशन क्या थी, उसके बाद ही आप सेक्शन 26 का रिलीफ ले सकते हैं। अब बताता है कि कौन कौन सी पार्टीज ये रिलीफ ले सकती हैं। देन सबसे पहले एक क्लॉज में बताता है, ईदर पार्टी और इज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मे इंस्टीट्यूट अ सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड। अब दोनों में से कोई भी पार्टी कर सकती है या फिर उनका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कर सकता है। रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हमने सेक्शन 13 में भी देखा था। रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट बहुत वाइड टर्म है जिसके अंदर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, असाइनीज, कोई भी व्यक्ति इंक्लूड हो जाता है, ट्रांसफरी। तो वो या फिर जो दोनों में से कोई भी पार्टी है वो सूट को इंस्टीट्यूट करके इसको रेक्टिफाई कराएगी। ये ऐसे रेक्टिफाई नहीं होगा, कोई एप्लीकेशन नहीं लगेगी इसके लिए, आपको सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, उसके बाद आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेक्टिफाई होगा। दूसरा बताता है द प्लेंटिफ में, अब यहां पे कौन है, प्लेंटिफ, इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज इन इशू, कि कोई सूट चल रहा है उसके उस इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग और वो उसके अंदर कोई राइट उस प्लेंटिफ का इशू के अंदर आ जाता है उस इंस्ट्रूमेंट से रिगार्डिंग, मतलब कोई एक सेपरेट सूट चल रहा है और उसके अंदर उस प्लेंटिफ का राइट जो है उस इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग इशू में आ जाता है। तो यहाँ पे क्लेम इन इज प्लीडिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज दैट द इंस्ट्रूमेंट बी रेक्टिफाइड, तो वो अपनी प्लेंट के अंदर उस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने का रिलीफ साथ ही साथ मांग सकता है वो सेपरेट सूट के अंदर भी। ऐसे यहाँ पे जो उसका सी क्लॉज है वो डिफेंडेंट के लिए बता देता है कि यही जो सूट है, अ डिफेंडेंट इन एनी सच सूट एज रेफर्ड टू क्लॉज बी मे इन एडिशन टू एनी अदर डिफेंस ओपन टू हिम, कि वो कोई और डिफेंस जो भी मांग रहा है, जो भी उसके लिए ओपन है, वो तो अपनी मांग ही मांग रहा है, उसके अलावा आस्क फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए भी रिलीफ मांग सकता है। मतलब कोई और सूट चल रहा है उसके अंदर भी ये इस रिगार्डिंग रिलीफ मांगा जा सकता है। फिर ये हमें सबसेक्शन 1 के अंदर बताया गया। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 2 के अंदर क्या बोलता है, इफ in any suit in which a contract or other instrument is sought to be rectified under subsection 1, की कोई भी सूट जो subsection 1 के हिसाब से जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन होना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, the court finds that the instrument through fraud or mistake does not express the real intention of the parties, की कोर्ट को ये चीज मिलती है कि जो भी वो इंस्ट्रूमेंट था उसके अंदर जो पार्टीज हैं उनकी रियल इंटेंशन शो नहीं हो रही उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। द कोर्ट में इट्स डिस्क्रिशन, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से, अपनी सोच समझ के हिसाब से, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सो एक्सप्रेस द इंटेंशन सो फार एज इन द केस डन विदाउट प्रिजुडिस टू द राइट एक्वायर्ड बाय द थर्ड पर्सन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। तो वहां पे जो कोर्ट है अपने माइंड को अप्लाई करके उसके अंदर रेक्टिफिकेशन करवा सकता है, लेकिन वो ये चीज ध्यान रखेगा कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति का उस चीज के अंदर इंटरेस्ट आ गया और उसने वो प्रॉपर्टी गुड फेथ के अंदर ली थी या फिर उसके पास वो इंटरेस्ट गुड फेथ के थ्रू आया था, तो फिर उसके अंदर रेक्टिफिकेशन कोर्ट नहीं करेगा। वहां पे ये चीज को ध्यान में रखा कोई तीसरे व्यक्ति ने गुड फेथ के अंदर कोई इंटरेस्ट तो नहीं आया उसके अंदर, अगर आया हुआ तो वो रेक्टिफिकेशन नहीं करेगा। अदरवाइज कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसका रियल मीनिंग निकालने के लिए, रियल इंटेंशन निकालने के लिए उसके अंदर रेक्टिफिकेशन कर सकता है। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेक्टिफाइड, कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा राइटिंग के अंदर पहले वो रेक्टिफाई होगा, एंड देन इफ पार्टी क्लेमिंग रेक्टिफिकेशन हैज सो प्रेड इन हिज प्लीडिंग,
अब उसके बाद अब अगर पार्टीज ने अपनी जो प्लीडिंग है उसके अंदर ये प्रेयर कर रखी होगी एंड द कोर्ट थिंक्स फिट मे स्पेसिफिकली इन्फोर्स, और कोर्ट को भी सही लगेगा तो फिर उसके बाद जो भी वो रेक्टिफिकेशन हुई है उसको कोर्ट के द्वारा एनफोर्स करवाया जाएगा, उसके बाद उसको एनफोर्स करवाया जाएगा। फिर सबसेक्शन 4 बोलता है कि नो रिलीफ फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड, कि जब तक प्लीडिंग के अंदर स्पेसिफिकली ये रिलीफ नहीं मांगा जाता पार्टीज के द्वारा, तब तक ये रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई पार्टी ये रिलीफ मांगना भूल गई है, उससे रह गया ये रिलीफ मांगना, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोविजो दे देता है, बोलता है प्रोवाइडेड दैट द पार्टी हैज नॉट क्लेम एनी सच रिलीफ, की पार्टी ने ये रिलीफ क्लेम नहीं किया इन इज प्लीडिंग द कोर्ट शेल एट एनी स्टेज, तो कोर्ट किसी भी स्टेज के ऊपर, जब कोर्ट को ठीक लगता है कि चाहे किसी भी स्टेज के ऊपर वो केस पहुंचा हुआ हो, of the proceeding allow him to amend his pleading on such term as may be just for including such claim, तो कोर्ट अलाउ कर सकता है कि आप ये रिलीफ मांग लीजिए अगर कोर्ट को ठीक लगता है कि ये क्लेम इनके द्वारा मांगा जाना चाहिए, तो फिर ये किसी भी स्टेज के ऊपर क्लेम मांगा जा सकता है। तो ये सेक्शन 26 के अंदर हमें ये वाला रिलीफ बताया गया, किस चीज का, रेक्टिफिकेशन के बारे में, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाए, करेक्ट किया जाए या फिर उसके अंदर चेंजेस लेके आए जाए जो उसको रियलिटी में पार्टीज उसके अंदर चाहती थी उस हिसाब से। तो ये हमें सेक्शन 26 में दिया गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन 27 से आगे के सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 27 और सेक्शन 27 से आगे के सेक्शंस को देखेंगे।